चलिए ध्यान से सुनिए। हाँ अच्छा बेटा, हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, जो लोग बना रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन उनको मिलेगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है a charge q is divided into two parts. A charge q is divided into two parts, small q and q minus q. Then for what value of q upon capital Q, the force between them becomes maximum. The force between them becomes maximum. मुझे लगता है यहाँ पर 90% स्टूडेंट को इसका जवाब पता होगा। आराम से 90% स्टूडेंट को इसका जवाब पता होगा। इसका आंसर होता है 1/2। और देख लीजिए 1/4। देख लीजिए जरा आराम से। अच्छा, और ये दोनों चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पर रखे भी गए हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये दोनों चार्ज सर्टेन डिस्टेंस में, जैसे देखिए ये स्मॉल q है और ये q माइनस q है, और ये लिखा हुआ है सर्टेन डिस्टेंस पर। ये नहीं लिखा है मैंने, लेकिन प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस है। सर्टेन डिस्टेंस में स्मॉल r कांस्टेंट है बेटा, तो हमें स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q निकालना है, जिससे कि इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो एक बात बताइए, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स बराबर होता है k q अपॉन r स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर बेटा मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के लिए यहाँ मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम लगाएंगे। मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम में इसे डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे। खैर, पहले डिफरेंशिएट करने से पहले k कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, स्मॉल q वेरिएबल है, कैपिटल Q कांस्टेंट है। कैपिटल Q गिवन है, उसी को दो पार्ट में तोड़ना है। ब्रैकेट खोल दें तो q इंटू कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर। अब बेटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू q, k बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल Q कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा स्मॉल q का डिफरेंशिएशन 1 माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसे हम जीरो करते हैं। k बाय r स्क्वायर जीरो में कुछ भी डिवाइड करोगे जीरो रहेगा। कैपिटल Q माइनस 2q बराबर हो गया कैपिटल Q, तो q माइनस कैपिटल Q बराबर हो गया 1/2। ये होगा आंसर, यानी स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q होगा 1/2। आई बात समझ में? जिसको लिखना है जल्दी जल्दी लिख लो भाई प्लीज। हाँ कौन है? सर कौन कर रहा है? हाँ बोलो। आज तुम्हें बोलना हो, कल क्लास नहीं है। मंडे से 2 घंटे की क्लास है, पता है ना। ये वाला शिफ्ट और अगला शिफ्ट 2 घंटे का। कोई नहीं, वो तो कर ही लेंगे। संडे को नहीं है ना, उस दिन रिवीजन करो, कल संडे को रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो बेटा। अरे हो गया गदर बहुत मचा ली प्लीज। देखिए ध्यान दो। चलो बेटा यहाँ पर सुनते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, बिल्कुल आराम से सुनना। मान लो बेटा ये +2q है
और ये माइनस क्यू है और डिस्टेंस आर है। अगर हमसे बोले थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे ताकि उस पे नेट फोर्स 0 हो, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड so that net force on it becomes 0, so that net force on it becomes 0। अच्छा बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए सबसे पहली बात तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखे ताकि नेट फोर्स 0 हो। तो देखिए जो तीसरा चार्ज है वो बीच में नहीं रख सकते हैं, क्यों? तो क्या अगर कहीं भी रखेंगे तो ये प्लस 2q इस स्मॉल q को रिपेल करेगा और ये माइनस q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये रहता हाँ, तो यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा यहाँ पर। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर अब बीच में तो कोई जगह है नहीं जहाँ पे फोर्स उल्टा होना चाहिए ना, बैलेंस होने के लिए फोर्स किधर होना चाहिए, उल्टा लगना चाहिए, तभी तो बैलेंस करेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ मान लूँ या इधर मान लूँ तो हाँ यहाँ और यहाँ ऐसा लग रहा है कि फोर्सेस बैलेंस होंगे। अगर जैसे यहाँ माना तो ये माइनस क्यू इस स्मॉल क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस 2q इस प्लस q को रिपेल करेगा। फोर्स इस पे देखना बेटा, ये प्लस माइनस क्यू अट्रैक्ट करा, ये प्लस 2q रिपेल करा, अपोजिट है, बैलेंस हो सकता है। और हर दिन यहाँ पर देखें प्लस 2q यहाँ पे q रखा, प्लस 2q इसको रिपेल कर रहा है और ये माइनस q इसको अट्रैक्ट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी फोर्सेज अपोजिट हैं, यहाँ पर भी बैलेंस हो सकता। अब सवाल उठता है क्या यहाँ बैलेंस होगा या यहाँ बैलेंस होगा या दोनों जगह बैलेंस हो जाएगा? तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाएगा। रीजन बताओ क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि चार्ज बड़ा है, ये चार्ज बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ा फोर्स लगाएगा, ये वाला रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू, ये फोर्स अत्यंत ही बड़ा होगा क्योंकि चार्ज बड़ा डिस्टेंस छोटा। और ये माइनस क्यू, एक तो इसका चार्ज छोटा और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होगा। मतलब दिखने में अपोजिट है लेकिन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये दिखने में अपोजिट है लेकिन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी। यहाँ बैलेंस होगी, क्यों? क्योंकि बड़ा चार्ज है और इससे दूर है तो ठीक है, ये फोर्स कम होगा। और ये छोटा है, इसके नजदीक है, थोड़ा बड़ा होगा जिससे कि ये बैलेंस हो सके। तो हम यहाँ पर ये दोनों ही फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। हम बोलेंगे सर माइनस क्यू से सपोज दैट x डिस्टेंस पे ये फोर्स बैलेंस हुआ। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, ठीक से पढ़िए तभी क्वेश्चन बना पाइएगा एग्जाम के अंदर। अब देखिए F1 इक्वल टू बोलेंगे F2, F1 कौन लगा रहा है? माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो F1 कौन लगा रहा है? माइनस क्यू। तो फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का होगा? तो K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ। F2 कौन लगा रहा है? ये प्लस 2q इस प्लस स्मॉल q पे F2 का फोर्स लगा रहा है, तो K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज 2q इनटू स्मॉल q इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना? r प्लस x का होल स्क्वायर। अब बेटा k से k कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल q से स्मॉल q, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो तो 1/x बराबर √2/r प्लस x। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r प्लस x इंटू 1 r प्लस x और यहाँ x √2। मुझे क्या निकालना है? x। क्या x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो x बराबर होगा r अपॉन x कॉमन लेंगे √2 - 1 ब्रैकेट में डिवाइड में। ये देखिए आंसर आ गया, x इक्वल टू r अपॉन √2 - 1 है ना। तो कैसे बना रहे बेटा? देखिए सब सवाल अगर बनाया रहेगा और खुदा का खास्ता अगर आ गया तो आप बना लेंगे। खुदा का खास्ता है बोलते हैं ना, ये भाई सही बोला। कौन है? इस्लाम धर्म को कौन बना मानते हैं यहाँ पे? अच्छा सेठ की। हाँ हैदर बताओ, मैंने सही बोला? खुदा का खास्ता
से भैया, आराम से मिटा दे। आज सैटरडे है, सैटरडे इफेक्ट है। कुछ महान वैज्ञानिक इस क्लास के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए हैं वो वैक्सीन बनाने। उनका सैटरडे को संडे को वहाँ पे ड्यूटी रहता है, जो कि कोरोना के नए स्ट्रेन का वो जो है रिसर्च कर रहे हैं उसमें। बता दें अरे मनोज कुमार सिंह क्या है, आ दे दो। आए करो बेटा, एक दे दी बेटा है। देखो बेटा, ध्यान से देखो प्लीज। हे भाई शांत। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेटा सवाल देखिए। अच्छा देखिए बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यों रखा है, और मुझसे कहा कि ट्रायंगल का साइड ए है। आपको बताना है किसी एक चार्ज पे फोर्स बाकी दो की वजह से, यानी फाइंड द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर टू। जल्दी बताइए। F√3 है ना। ऐसे करते हैं, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इस पे फोर्स देख रहा हूँ, तो ये चार्ज इसको अलोंग द लाइन रिपेल करेगा ऐसे। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने F मान लिया। F का वैल्यू का K² अपॉन A², उससे मैंने F मान लिया। और ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को फोर्स हम इस पे देख रहे हैं, ये भी लगाएगा इस पर भी लगाएगा, लेकिन फोर्स हम इस पे देख रहे हैं। इसने फोर्स इधर लगाया, इसने फोर्स इधर लगाया, इसका भी मैग्नीट्यूड वही आएगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज का प्रोडक्ट यहाँ वही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, डिस्टेंस जो यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ है। अच्छा बेटा, ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 60। क्या इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा √A² यानी F² प्लस B² F² प्लस 2A × B यानी F², और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60। cos 60 1/2 होता है, तो अब कितना होगा F² प्लस F² प्लस F² 3F² यानी F√, और F की वैल्यू कितना होगा, F कहीं से भी निकालो, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स है वही F माना था, कितना होगा K² अपॉन A²√3। इस तरह से हमने ये जो है रिजल्टेंट फोर्स सॉल्व कर लिया। आराम से बेटा है। ये कल क्लास करते हैं। सोनी दीदी कह रही है कि कल पहला संडे होगा जब क्लास होगी अच्छे से ढंग से, वरना हर संडे को कुछ ना कुछ रायता फैल जाता। पिछले संडे हुआ था, उससे पहले। तो चलिए काम करते हैं। लक्ष्मी दीदी बोलिए क्लास है, लक्ष्मी की बात मैं नहीं मानूंगा तो कैसे चलेगा। हम केवल लक्ष्मी को सुनते हैं। बेटा आराम से, बेटा आराम से। चलिए, अरे हो गया चलो बढ़िया है, नहीं है टेंशन ना लो। आप तो थोड़ा मजाक कर रहे थे, दोनों को सीरियसली ले लिया।
अच्छा बेटा, अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अरे बहुत बढ़िया सी। अब देखिए एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है और बेटा एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है। ध्यान देना प्लीज, मुझसे कहा कि किसी एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उस पर फोर्स बताइए। अरे कोई इतना गलत कैसे हो सकता है ब्लूटूथ बोल करके? 3 चार्ज दीजिए भाई। इस चार्ज को देखो, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज पे इस पे फोर्स देखेगा बेटा, इधर वाला चार्ज इधर वाला। अच्छा यहाँ एक मानोगे तो राइट फैल जाएगा। ऐसा करो, ऐसा करो, ये चार्ज इस पे फोर्स है उसकी वैल्यू लिख दो, kq² अपॉन a²। सही लिखा? ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है कितना होगा, kq² अपॉन a²। और ये वाला भी तो लगाएगा फोर्स। देखो पहले लाइन मिला दिया, उसी लाइन के लॉन्ग ऐसे। अच्छा ये डिस्टेंस a√2 होता है, डायगोनल है ना? बोलो कितना होगा, kq² अपॉन 2a²। ये सही लिखा हो? अच्छा बेटा इस चार्ट में कितने फोर्स लग रहे हैं? तीनों का रिजल्टेंट। तो एक काम करो, इसको भूल जाओ, पहले से मालूम है हम लोग को ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दोनों का रिजल्टेंट इधर बीच में आएगा और जो भी मैग्नीट्यूड है उसमें √2 मल्टीप्लाई कर देगा। अरे सबको याद है ना? ये tan है, 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट tan√2 होगा, √2 मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा वो होगा kq² अपॉन a² √2 होगा। और अब दोनों एक ही तरफ है, नेट फोर्स ऐड कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पर बेटा नेट फोर्स होगा, ऐड करेंगे kq² अपॉन 2a² प्लस kq² अपॉन a² √2। जो कॉमन है कॉमन करेंगे, kq² अपॉन a² कॉमन, kq² अपॉन a² कॉमन, 1/2 प्लस √2 इज द आंसर। सिंपल कहानी, सिंपल। बेटा आराम से बातें नहीं करो मनोज, आज मानेगा नहीं। बेटा दे, अच्छा लिखवा रहा हूं आराम से। 2 4 5 क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन बनाना शुरू किया इलेक्ट्रोस्टैट का? हाँ थोड़ा स्टार्ट कर देना इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन बनाना, ठीक है? अब दो चैप्टर चल रहे हैं, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। मतलब थोड़ा काम और बढ़ गया है तो पढ़ने का समय भी बढ़ाना पड़ेगा। बेटा चलिए ध्यान से सुनिए, देखिए बेटा इधर इधर मैं इधर हूं। अच्छा बेटा मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर इधर। अच्छा देखो ये चार्ज है Q, ये चार्ज है Q, इनके बीच का डिस्टेंस है D। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर x डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज Q रखा गया है। उससे कहा इस पे फोर्स बताओ। कैसे बताएंगे? बिल्कुल ट्रायंगल की तरह सोचेंगे, ये चार्ज है, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, इसको F मान लो। ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो है कैपिटल Q, इस पे स्मॉल q पे फोर्स इधर लगाएगा, F मान लो। ये एंगल थीटा है, अपोजिट एंगल ये थीटा होगा। मान लीजिए ये भी एंगल थीटा है तो अपोजिट एंगल ये थीटा होगा, ठीक है बेटा? इस पे नेट फोर्स, एक काम करते हैं रिजल्टेंट निकालने के बजाय कंपोनेंट से करते हैं। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जिधर एंगल होता है उधर F cos थीटा, और ये कितना होगा F sin थीटा। उसी तरह इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट
इधर, इधर वाला भी f sin थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों ऐड, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा वो क्या 2f cos थीटा होगा। अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू होगा 2 मतलब kq स्क्वायर, सॉरी स्मॉल q, कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये d/2 होगा, तो ये अंडर रूट कितना होगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से देखो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पर k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई, अच्छा cos थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कितना लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया वो कितना आएगा 2kqx अपॉन, जल्दी बताओ, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। एक मिनट, ये तो अगर फोर्स पूछता तो ये निकल गया बेटा। अगर मेरे से कहता है कि x की वैल्यू कितना हो ताकि फोर्स मैक्सिमम, बताओ आंसर क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फोर्स इज मैक्सिमम, ऐसे करके क्वेश्चन आया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फोर्स विल बी मैक्सिमम, द फोर्स विल बी मैक्सिमम। बोलिए अमित जी कितना होगा d/2 या d/2√2, मैं तो d/2√2 बोल रहा हूँ, d/2 होगा पक्का। अच्छा तो अभी चेक कर ले। अच्छा बेटा ये लिख रहे हो आप लोग, जल्दी लिखना जरा प्लीज। d/2 आया, d/2√2 आया, शांति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। d/2√2, लो भारती दीदी तो कुछ और ही बोल रही है। अच्छा आप d/2√2 बोल रहे हैं, नितेश भैया तो ऑप्शन में d/2 लगा के आ जाते हैं। d/2 होगा। सेजन देखो, सेजन तुम्हारा विरोध कर रही कारगी, d/2√2 होगा। तुम सेजन से पंगा ले रहे हो, सेजन छोड़ेगी, कराटे जानती है, हाँ कराटे जानती है तो बोले पराठे, कराटे पराठे नहीं। भैया ध्यान दीजिए, अब यहाँ बेटा इसे ना डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन में सबके हाथ पांव खुल जाते हैं, सबके हाथ पांव खुल जाते हैं। ये डिवीजन रूल पे होगा, जो डिनोमिनेटर उसको एज इट इज ऊपर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, जो नीचे रहता है उसको पहले ऊपर एज इट इज लिखते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, सही लिखा, फिर क्या देते हैं माइनस, क्या लिखते हैं बेटा माइनस। अब x को लिखेंगे
और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे का, इसे x की तरह मानेंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन 3/2 आगे x की जगह पर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 और पावर में 3/2 माइनस और फिर इनटू में जिसे x की तरह माने इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में x स्क्वायर का 2x, कुछ याद आ रहा है इस तरह का, और उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो 3/2 का 2 उड़ जाएगा, 3 बचेगा। एक मिनट थोड़ा तसल्ली मिटा दो इसे। अब यहाँ पर बेटा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से। अरे भाई सुन लो, मैक्सिमा के लिए चीज 0 करेंगे, 2k³ डिवाइड में जाएगा खत्म, ये नीचे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा खत्म, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 माइनस क्या ये 2 से 2 कैंसिल, x इंटू एक्स 3x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 और 3/2 में से बन जाएगा 1/2 बराबर तो उठाकर इधर लाएंगे 3x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2। पढ़े लिखे हैं आप लोग ना, ये चीज डिवाइड में जाएगा और ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा, ये हटेगा और -1/2 यहाँ आएगा, सही लिख रहा हूँ ना, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर। अब बताओ बेटा 2 एलसीएम लेंगे, 3 - 1 2/2 बाद ये कट जाएगा, 1 बचेगा, यही आएगा केवल x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 और x स्क्वायर इधर लाएंगे तो x स्क्वायर इधर जाएगा तो -2x स्क्वायर बराबर d स्क्वायर बाई x बराबर होगा d/√8। √8 का मतलब क्या होगा, हाँ ये आंसर आएगा। मैंने जरा सा चीजों को बदल दिया था, ऐसा मैंने दोनों चार्ट के बीच का डिस्टेंस d ले लिया था, तो बहुत लोग याद रखते हैं r/√2 करके, यहाँ मैंने दोनों चार्ट के बीच का सेपरेशन d लिखा था, इसलिए d/2√2। अब समझ में से दीदी हम अगर कराटे चला लेते तो शायद हो गए, बेचारे वो सही थे फिर भी टूट जाते हैं उनके। महिला दिवस पर ताजमहल में फ्री है, एंट्री फीस नहीं लगेगी। महिला दिवस अब पुरुष दिवस पर तो आसपास फटक भी नहीं देता, डबल फीस के साथ एंट्री होगी। अब अगर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, अब बताओ रक्षाबंधन पे बस जो है वो महिलाओं के लिए फ्री कर दी जाती है। अरे यार सब महिलाओं के लिए, अपन है फिर क्यों चलते हैं धरती पर से निकलते हैं, लड़कियों को इतने विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, बिना दे भाई। अच्छा आपको पता नहीं है, कोई लड़की अगर आईआईटी का फॉर्म भरती है, एक तो उसकी फीस आधी लगती है, दूसरा आईआईटी में लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है, मतलब इतना सीट तो लड़कियों का होना ही होना है, आप समझ लो। मतलब हम लोगों का अब तो ये भैया तुम लोग जो है किसी काम करें नहीं, अब तुम लोग कुछ नहीं हो, मतलब ये हाल हो गया। हाँ भाई चलो, अरे सुनो सुनो रे, अच्छा बेटा एक मिनट, अरे एक मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा ध्यान देते बेटा, एक दो सवाल और करते हैं ईमानदारी से प्लीज, अरे प्लीज। अच्छा आपको बताना है कि कौन से केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन से केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।
जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर दो चार्ज है Q और Q, और यहाँ पर मैंने मतलब ये पॉजिटिव नेचर के चार्ज है, यहाँ पर मैंने प्लस Q चार्ज मिड पॉइंट पे रख दिया। तो आपको बताना है कि अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग ये इक्विलिब्रियम स्टेबल वाला होगा या अनस्टेबल वाला होगा? स्टेबल होगा। ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? स्टेबल। पक्का? अच्छा, इस केस में जरा देखिए, अभी मैं सही गलत नहीं बता रहा हूँ कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू। अब बताइए स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। ये स्टेबल है और ये वाला ये भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल है। तो बैल बुद्धि ये है अनस्टेबल और ये स्टेबल। अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाओ चाचा रुक जाओ, मैं जरा बोलूं ये कैसे स्टेबल है पहले ये चेक कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है बेटा, ये चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। अब इसको यहाँ से ना क्या करो, डिस्प्लेस करो, इधर खिसकाओ, यहाँ पे लेके आओ। ये चार्ज अब यहाँ से यहाँ लेके आए। स्टेबल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से खिसका और वापस वही धकेल दिया जाए, जैसे खिसकाए तो फोर्स इसको वापस उधर ही पुश कर देगा, तो हम बोलते स्टेबल है। और अगर खिसकाए और फोर्स इसे दूर लेके चला जाए तो बोलते हैं स्टेबल है। जरा प्लीज, अरे जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भाई, बढ़िया है, सब अच्छा होगा। देखिए ये प्लस क्यू यहाँ से यहाँ खिसका है, तो क्या ये डिस्टेंस कम हो गया, और डिस्टेंस कम होने से फोर्स क्या बढ़ जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस ये प्लस क्यू आने का, क्या ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये वाला फोर्स कम हो गया। ये 10 है और ये 8 है, तो नेट फोर्स इधर ही लगेगा ना। इट इज वेरी क्लियर कि ये वाला जो केस है वो किसका केस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। एक मिनट अब आइए यहाँ पर। अच्छा बेटा ये माइनस क्यू को मैं खिसकाता हूँ अपनी पोजीशन से, इसकी पोजीशन से यहाँ लेके आता हूँ। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है ना, और ये प्लस क्यू इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस कम होने से ये प्लस क्यू इसमें ज्यादा फोर्स लगाएगा ना, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो नेट फोर्स इधर लगने लगेगा, तो दूर लेके चला जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। रुकिए पहले ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, along this line this will be the unstable equilibrium, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा along the line। पहले मेरी बात सुनिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा along the line, यानी इस लाइन के along अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन मजे की बात जानते हो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के along स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे, जब ये माइनस क्यू को तुम यहाँ लेके आओगे तो ये चार्ज जो है इसको इधर पुल करेगा, ये चार्ज इसको इधर पुल करेगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, खींच लेगा वापस। यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस लाइन के अलोंग होगा और इस लाइन के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो होगा बेटा वो जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मेरी बात सुनिए। अच्छा इसका ठीक उल्टा यहाँ पे होगा, अगर आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग देखेंगे, ये अलोंग द लाइन होगा, दोनों चार्ज को जो मिला रहा है उस लाइन के अलोंग होगा, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे, इसको जरा सा खिसकाओगे यहाँ पर तो ये रिपेल करेगा ना, प्लस प्लस रिपेल करता है, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और धकेल के बाहर कर देगा। इसीलिए बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग। बोलो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? लिख लो, घबराओ नहीं प्लीज। इसका अनस्टेबल, ये जब खिसकाओगी इधर खिसकाओगी तो प्लस के ज्यादा करीब आ गई, खींच लेगा इसको, तो वापस नहीं आ पाएगा ना। अनस्टेबल में ये होता है ना, वापस नहीं आ पाता है। भैया बातें नहीं करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग मान ही नहीं रहे।
आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए बेटा, शांति। देखिए बेटा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलता रहता है अक्सर। देखिए, मिटा दे। भैया आराम से, भैया आराम से। हाँ सुनिए, देखिए बेटा, देखिए, एक तो ये क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता रहता है जिसमें बोलेगा कि दो थ्रेड की मदद से हमने दो पिथ बॉल का मतलब होता है कि ये इंसुलेटिंग बॉल है बेटा, ठीक है ना। पिथ बॉल ऐसा होगा जिसको आप चार्ज इजीली दे सकते हैं। पिथ बॉल ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस दो बॉल है जिसपे चार्ज दे दिया जाएगा। और ये थ्रेड कैसा होगा? इंसुलेटिंग। कैसा होगा बेटा? इंसुलेटिंग थ्रेड होंगे। और अब बेटा ध्यान से सुनिए प्लीज, हाथ रोक लीजिए, आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर चार्ज की वजह से किसी एंगल पर, वर्टिकल के साथ किसी एंगल पर ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि फोर्सेस दिखाने की जरूरत होगी। तो mg इधर, और ध्यान देना बेटा, टेंशन इधर, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स इधर। सॉरी दीदी, दिखाई दे रही है? ठीक। अब ध्यान देना, ये फोर्स इधर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, टेंशन mg। अगर मान लीजिए वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा तो ये थीटा, तो t का कंपोनेंट t cos थीटा और ये कंपोनेंट t sin थीटा। सही थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम है, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। यानी बेटा t sin थीटा की वैल्यू हो जाएगा f के इक्वल, और t cos थीटा हो जाएगा mg के इक्वल। सही है। और अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं तो t से t कटेगा, sin अपॉन cos हो गया tan थीटा, विच इज इक्वल टू f अपॉन mg। आ रही बात समझ में? और f की वैल्यू क्या होगा? तो कूलम्ब्स लॉ से k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? आ रही मेरी बात समझ में? मुझसे पूछेगा यार ये थीटा का वैल्यू पर कोई असर पड़ेगा अगर ये अलग अलग चार्जेज हैं? तो बोलेंगे अलग अलग चार्जेज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चार्ज जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये भी चार्ज उतना ही फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर चार्जेज अलग अलग होने से थीटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम एंगल बनाएंगे थीटा। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है? लिख लो आराम से, आराम से, आराम से प्लीज। आराम से। हो गया? अब जैसे देखिए इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बेटा, पहले आप ट्राई करो।
पहले आप ट्राई करो। जैसे सुनो, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है बेटा कि ये जो है, ये दो बॉल है, स्मॉल बॉल, और इसे थ्रेड से बांध के लटका दिया गया। सुना, पहले ध्यान सुन लो, ऐसे लटका दिया गया, ठीक है। अभी एयर में है तो एंगल थीटा बना रहा है और इक्विलिब्रियम में है। अब क्या हुआ कि हमने इसे लिक्विड में डुबा दिया, हमने इसे लिक्विड में डुबाया। लिक्विड में जब डुबाया, ध्यान से सुनना, और लिक्विड में डुबाया, उसके बाद इन दोनों बॉल को टांग दिया ऐसे पूरा मीडियम में, लिक्विड मीडियम में करा, तो हमने देखा कि ये जो है जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा यहाँ बनना था उतना ही थीटा यहाँ, लेकिन यहाँ मीडियम बदल गया। यहाँ जो मीडियम है वो बदल गया, लिक्विड में डुबाया है, लिक्विड में डुबाया बेटा, ठीक है। ये एयर में है और ये लिक्विड में है, और कह रहा है लिक्विड की जो डेंसिटी है वो बॉडी की डेंसिटी का हाफ है। लिक्विड की जो डेंसिटी है बॉडी की डेंसिटी का हाफ है। तो आपको बताना है कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, आप अटेम्प्ट कीजिए। पहले नहीं बनेगा बताइए। बनाओ बनाओ ना, नहीं करो। डायरेक्टिव कांस्टेंट 2 आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक काम करते हैं बेटा, क्या आपने यहाँ पर पढ़ा कि अगर फोर्स इधर लगेगा, टेंशन इधर और एमजी इधर, ऐसे ही पढ़ा था ना अभी। क्या tan थीटा F अपॉन mg आया था, आया था नहीं आया था, जल्दी बताओ, आया था। अच्छा चलिए यहाँ आइए, इसको देखिए जरा प्लीज। पहली बात तो बेटा, जब हम दो चार्ज के बीच में मीडियम एयर के अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आते हैं तो फोर्स कितना होता है, F/K हो जाता है। अच्छा, और लिक्विड में डुबाने पर कभी भी वेट एक्चुअल दिखाई देता है, वेट कम होता है ना, mg माइनस mc होता है ना, और टेंशन इधर। क्या फिर से यहाँ tan थीटा में थीटा तो सेम है, इलेक्ट्रिक फोर्स अब कितना लग रहा है, F/K लग रहा है। जैसे F अपॉन mg में फोर्स इलेक्ट्रिक अपॉन वेट, यहाँ फोर्स इलेक्ट्रिक कितना लग रहा है, F/K, और अपॉन mg माइनस v हो गया वेट। बोलो क्लियर है यहाँ तक। क्या है यहाँ पर, ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा इक्वेट करते हैं, अरे ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा, तो F अपॉन mg बराबर हो जाएगा F अपॉन K mg माइनस b, और क्या से क्या कटेगा, F से F कटेगा। मुझे क्या निकाला बेटा, K ऊपर और mg यहाँ ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ। तो K बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए, mg अपॉन mg माइनस b। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी, और बायोन्सी फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही होता है ना। B से B कैंसिल, G से G कैंसिल। देखिए लिखा हुआ है 2L बराबर ρB बाई 2, ρB बराबर 2ρL, यहाँ 2ρL, यहाँ भी 2ρL माइनस ρL, और 2ρL में से ρL जाएगा तो 1ρL बचेगा। K बराबर कितना आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा क्या, तो ρL से ρL कट जाएगा। अरे अरे एपरेंट वेट mg माइनस b नहीं करोगे क्या, अरे तो तुम अरे आंसर कैसे आ गया, ये करिश्मा कैसे कर दिखाया तुमने, अजीब करती हो। कोई भी बॉडी को एयर में तोलती हो तो वेट ज्यादा, और लिक्विड में तोलती हो तो वेट कम आता है कि नहीं आता, ये बताओ। द एपरेंट वेट विल बी mg माइनस b नहीं होगा, क्यों भाई,
जितना माइनसियम रखा उतना वेट कम हो जाता है। mg माइनस बी इज द न्यू वेट। कर गया तुम्हारा। देखिए तूने जैसे तुम बताया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। अरे वाह, ये सारी चीजें तुमने किया होगा। कौन जीत रहा है, विवेक या हैदर? वो जीत रहा, वो जीत रहा। तेज है वो। देख पड़े बेटा, घबराहट तो नहीं हो रही है ना? अगला सवाल देखो जरा, देखो क्या लगता है सवाल बनने लगेगा आपसे? हाँ, ये सब क्वेश्चन कराने से ना एक दिमाग में सेट हो रहता है कि हाँ सर अब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो बेटा, ऐसे करके एक सवाल आता है, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से। यहाँ बेटा ये जो है एक स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर ए, सुनो सुनो, और ये एक स्फीयर बी है, इक्वल रेडियस का है। बड़ा छोटा लग रहा है तो मैनेज कर लेना। इक्वल रेडियस का है, क्या है बेटा? इक्वल रेडियस का। दोनों पे चार्ज क्यू है, दोनों पे चार्ज कितना है? क्यू। और ये किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ओके, तो अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है वो क्यू लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? सॉरी एफ लग रहा है, जो कि kq² है। बोलो क्लियर? अब कह रहा है कि एक थर्ड स्फीयर है, एक थर्ड स्फीयर है, ये भी मेटल का, ये भी मेटल का है, और थर्ड स्फीयर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब जो रेडियस है वो रेडियस का ही। थर्ड स्फीयर सी को पहले ए के कांटेक्ट में लाया गया। तो जब हम ए के कांटेक्ट में लाते हैं बेटा, जैसे ये ए है और थर्ड स्फीयर सी को हम इसके कांटेक्ट में लाएं, तो क्या होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है। फिजिकल कांटेक्ट हो तो चार्ज कंडक्ट होगा ना। कंडक्शन मेथड से क्या होता है, आधा चार्ज इस पे और आधा चार्ज इस पे आ जाता है। यानी देखो ये बताएंगे कैपेसिटर में कि अलग अलग रेडियस का होगा तो चार्ज कितना कितना आएगा। डोंट वरी, अभी हमें ये पढ़ना है कि जैसे कांटेक्ट में आया तो आइडेंटिकल अगर रेडियस है तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर बेटा हमने पहले, जरा ध्यान देना, हमने पहले ये देखिए, जैसे ये ए है और ये बी है, ये बी है, और हमने क्या करा, एक थर्ड स्फीयर सी को पहले इसके कांटेक्ट में लाया। चलिए, तो ये क्यू है और ये सी, इस पे कोई चार्ज नहीं, तो बताइए क्या होगा? चार्ज का शेयरिंग होगा और हाफ चार्ज इस पे और हाफ चार्ज इस पे। तो पहले ए के कांटेक्ट में लाया, तो कांटेक्ट में लाने के बाद इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? q/2, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? q/2। अब इसको बी के कांटेक्ट में लाओ, यानी ए पर जो चार्ज बचेगा कितना बचेगा बेटा? q/2। और अब सी को कहां लेके जाना है? बी के कांटेक्ट में। अब बी पर जो है चार्ज तो q है और सी पे कितना चार्ज है? अब आ चुका है q/2। अब फिर दोनों कांटेक्ट्स में यहां पर लाया, सी को फिर से कांटेक्ट करा, पहले ए के अब बी के। तो क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज की शेयरिंग होगी? कितनी कितनी होगी? आधी आधी। पहले जोड़ दो, q + q/2 कितना होगा? 3q/2। 3 के ऊपर q/2 का हाफ इस पर, हाफ इस पर। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा फाइनली? 3q/4। इस पे कितना होगा? यानी चार्ज हाफ हाफ डिवाइड होगा। कब होगा हाफ हाफ डिवाइड? जब रेडियस सेम होगा। 3q/4 इस पे, 3q/4 कैसे करा? q और q/2 पहले टोटल ऐड कर दिया, इतना टोटल है, टोटल का आधा ये आधा ये, तो इस पे कितना चार्ज आ गया? 3q/, और इस कमबख्त को फिर उठा करके मिड पॉइंट पे रख दिया, बोला कि सी पर फोर्स बताओ। नहीं आया समझ में? अब ये ए है और ये बी है। रुको पहले सीखो। ए पर कितना चार्ज है जल्दी बताओ? q/2। बी पर कितना चार्ज है? और सी को मिड पॉइंट पे रख दिया। अब बोला भैया नेट फोर्स बताओ, q सी पर कितना लगेगा?
फाइंड द नेट फोर्स। एक मिनट सुनो, एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने दो। मुझे किस पे फोर्स बताना बेटा? सी पर। तो देखिए ये q/2 इस 3q/4 को रिपेल करेगा, सपोज दैट F1, और ये वाला भी जो है C को इधर रिपेल करेगा F2। अच्छा बताओ F1 बड़ा या F2 बड़ा? देखिए 3q/4 बड़ा है तो F2 बड़ा होगा। पहले ना एक काम करते हैं, F1 की वैल्यू लिख देते हैं। ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा है K q/2 into 3q/4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या d का आधा d/2 होगा, ये कितना होगा d/2 होगा ना। अरे तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, d²/4 से 4 कट गया, ये कितना आएगा 3kq² अपॉन 2d²। यहाँ तक सही है। चलिए F2 बताइए जल्दी। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, क्या लिखेंगे K 3q/4 into 3q/4 अपॉन d²/4। सही लिख रहा हूँ? 4 ने 4 को काट डाला, 3 3 जा 9 kq² अपॉन 4d²। अब बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, कौन बड़ा जल्दी बताओ, F2 या F1? F2 क्यों बड़ा जल्दी बताओ? क्योंकि वो बड़ा चार्ज फोर्स लगा रहा है। F2 माइनस F1, इसमें से इसको घटाएंगे। कहाँ लिखूं, जगह तो बची नहीं था, ऐसा सवाल दियो सर। यहाँ लिखूं F डैश मान लेता हूँ, F2 माइनस F1, क्या kq² अपॉन d² कॉमन। अरे भाई, और 9/4 में से कितना जाएगा? अच्छा थोड़े मैं मान के चलता हूँ तुम थोड़े पढ़े लिखे होगे, क्या kq² अपॉन d² अपना पुराना वाला f है? तो जा kq² अपॉन d² f लिख दूं, और इसका एलसीएम 4 2 जा 8। एलसीएम 4 आता है। अब हालांकि 8 से बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। और 9 माइनस 6 कितना 3। अरे आंसर आएगा 3 है बाई 4। ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है? आता नहीं बड़ा ही भयानक प्रश्न। कुछ लोगों ने तो सरेंडर कर दिया है, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि हो गया बस, अब जो होगा ऊपर वाला जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अपना दम लगाना बंद कर देते, अब छोड़ा हटाया यार। जबकि चीजें बहुत आसान है, फिक्स पैटर्न है, जरा सी मेहनत पर चीजें समझ में आने की क्या हो रहा है। डेली रिवाइज करो, जो क्लास में पढ़ा डेली रिवाइज करो और क्वेश्चन बनाओ, अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। कृपया जल्दी जल्दी सेजल दीदी आज लिखी नहीं रही है, मेरा सेजल ने लिखना छोड़ दिया। छोड़ दो। बड़ा ही अत्यंत खतरनाक प्रश्न। इतने गोले बनाए कि कम वक्त गोला नहीं बनाना, तो आ गया अब गोला बनाना। अरे तुम्हें पता नहीं, उधर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते उधर, और वो छोटे छोटे बच्चे जानता है स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए स्केल निकालते हैं, स्केल निकाल खींचते हैं। हमने कहा तो और मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाना शुरू किया है। अब मैं बोला लाइट गिर रही है तो फटाक से स्केल खींच दे, हमने कहा तुम्हारा हो गया खेल। तब तुम आगे लाइट नहीं पढ़ पाओगे, बात में स्केल निकाल दे। तो इतने डायग्राम बनाने हैं, तुम एक पेंटर बन जाओगे, ऑप्टिक्स खत्म होते होते। शांत। मिटाए तुम्हारा भाई तो गया केवी, तुम्हारा भाई तो गया, बर्बाद हो गया।
चलिए बेटा हेडलाइन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा सुनिए सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको समझिए प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, सुनिएगा आराम से, अरब छोड़ दो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर चार्ज के चारों ओर, देखिए ध्यान से, जैसे कोई चार बॉडी है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, ये कोई चार बॉडी है, इसके चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे तो उस रीजन और स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आराम से समझ नहीं आ रहा है, ये कोई चार बॉडी है ना, चार बॉडी, तो इसके चारों ओर इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई भी चार्ज अगर तुम दूसरा कोई चार्ज लेके आओगे यहाँ रखोगे तो उसमें फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, तो इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज के चारों ओर अपना एक फील्ड रीजन होता है। नहीं आ रहा समझ में? द रीजन अराउंड द चार्ज, द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज, in which another charge experiences electrostatic force, experiences electric force, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन लीजिए पहले आराम से सुन लीजिए, तो हर चार्ज के चारों ओर फील्ड रीजन होता है। पूछा जाता है कि फील्ड कहां तक होगा, तो बोलेंगे फील्ड इंफिनिटी तक होगा। कहां तक होगा? हाँ, मतलब इस चार्ज के कारण फील्ड कहां तक होगा, तो बोलेंगे लॉन्ग रेंज फील्ड होता है, ये बहुत दूर तक होगा, ये इंफिनिटी तक होगा। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा एक टर्म डिफाइन किया गया है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आराम से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लीज, मैं इधर हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या चीज है इसको समझो। देखिए हम जानते हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर फील्ड होता है, ओके। अब मेरी बात सुनना, फील्ड को एनालिसिस करने के लिए, फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए, समझने के लिए हमें दो क्वांटिटी की जरूरत होती है। एक होता है फील्ड की इंटेंसिटी जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और दूसरा होता है पोटेंशियल, यानी एक स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल और एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया गया है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया गया है कि वहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो। क्या रखो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी +1 कूलम। ये +1 कूलम अगर फोर्स जितना भी एक्सपीरियंस करेगा, जैसे इसने इस पॉइंट पर रखा मैंने +1 कूलम चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, और अगर वो फोर्स F एक्सपीरियंस करा, यानी मान लो 10 न्यूटन एक्सपीरियंस करा, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पर फील्ड का जो वैल्यू होगा, इंटेंसिटी होगी, वो 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, और जो डायरेक्शन होगा वही फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी वेरी सिंपल बेटा, मान लो बेटा +1 कूलम के बजाय आपने Q कूलम का चार्ज रखा, ये टेस्ट चार्ज बोलते हैं Q, और इसने फोर्स F एक्सपीरियंस किया, तो हम क्या बोलते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज इन फील्ड रीजन, टेस्ट चार्ज इन फील्ड रीजन, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? अच्छा एक चीज और, एक सवाल पूछा जाता है, व्हाई टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव? रुकिए पहले ध्यान से, व्हाई टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव? किसी को आंसर पता है? एक मिनट, जरा सोनी दीदी कुछ कहना चाह रही है, बोलो सोनी दीदी। सर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन तो मास की वजह से होता है, आप बताओ।
क्या इंपल्सन रिपल्सन, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। और कौन बोलेगा? नितेश बोलेगा। नितेश कुछ बोलना चाह रहा है। मैंने कहा व्हाई टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव हमेशा क्यों लेते हैं? ये क्या बात होगी? पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये बोलना चाहती है। बोलो बोलो। श्योरिटी होती है नहीं, इसलिए टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं जिससे कि ये टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा द इंडक्शन इफेक्ट उतना ही कम होगा। इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे देखिए हम बोलते हैं कि कॉम के पास आप स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर लाते हैं तो ये स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? कि पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग होकर मान लो पहले से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुल करता है, हल्का सा नेगेटिव इधर हल्का सा पॉजिटिव इधर। नेगेटिव चूंकि ज्यादा क्लोज इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्या होता है बेटा, ये जो टेस्ट चार्ज होता है अगर एक तो साइज में छोटा होता है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा इंडक्शन उतना ही कम होगा, जिससे कि जितना फोर्स लग रहा है वो चेंज ना हो, हम रियल फोर्स निकाल सके। अभी जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि इस बॉडी पर +1 कूलम चार्ज है, लेकिन अगर इंडक्शन होता है तो माइनस इधर प्लस इधर, तो क्या होता है फोर्स का इफेक्ट बदल जाता है, फोर्स बदल जाता है। मेरी बात सुनिए, एक चीज और मैं पूछता हूँ, क्या सेम नेचर ऑफ, जैसे मैं बोलूँ दो बॉडी है, मैंने क्या बोला बेटा? दो बॉडी है। पहले यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखो, फिर आके बोलता हूं। पहले लिखो यहां तक। मैं पूरा बोल पाया अभी तक? मैंने बोला लिख लो ताकि मैं मिटा सकूं, मिटा के कुछ समझाऊं। मिटाएं। देखिए, छोड़िए, देखिए और छोड़ दीजिए। मिटाए ना बेटा? पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, तब जाकर के आपके जो कंसेप्ट नहीं है वो बनने लगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा नहीं, देखो देखो सृष्टि लिखो। सृष्टि लिखती है, लिखना आराम से। चलो अब एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना, ट्राई करना और सही जवाब देना, ठीक है? मनोज कुमार सिंह बहुत आराम से सुन रहा है, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। दो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली छोड़िए, दो बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज है, दो बॉडी पर क्या वो हमेशा रिपेल करेंगे? ऑप्शन है ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मे रिपेल ईच अदर, मे अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे करके ऑप्शन है। सुनिए ध्यान से, अगर दो बॉडी पर सेम नेचर का चार्ज है तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे मुझे सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, एक बॉडी आप छोटा ले लो और इंसुलेटिंग ले लो, जैसे रबर की छोटी सी गेंद लो, उस पर चार्ज दे दो, और एक मेटल का स्फीयर ले लो बड़े
साइज का और इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दो और उसके बाद सुनना ध्यान से, इस पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो बहुत सारा कर दो, यानी चार्ज बहुत सारा इसके अंदर है। इससे इस पे चार्ज बहुत कम है, इस पे चार्ज बहुत ज्यादा है और दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये मेटल का है। तो क्या होता है, इस चार्ज जैसे इसमें इंडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज दूर जाने लगेंगे, इधर आके कलेक्ट होने लगेंगे, यहाँ से पॉजिटिव हटने लगेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अच्छा, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ -10 कूलम तो यहाँ +11 कूलम, ताकि 11 और 10 मिला के 1 कूलम हो जाए। ठीक है, अब देखो नेगेटिव इसके नियरेस्ट ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स लगता है ज्यादा क्लोज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है और ये रिपल्सिव फोर्स कम होता है। सो नेट फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव होता है। इसलिए ये दो बॉडी सेम नेचर के चार्ज हैं, इस पे भी पॉजिटिव इस पे भी पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये जवाब देते हैं कि अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज दो बॉडी पर है तो अगर ऑप्शन लिखता है ऑलवेज रिपेल ईच अदर तो ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना चाहिए मे अट्रैक्ट ईच अदर। ये सेम नेचर हमेशा रिपेल करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडक्शन अगर हो गया तो वो अट्रैक्ट भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात अब सुनो बेटा, ये जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और स्मॉल साइज का लेते हैं। जैसे देखिए ये सोर्स चार्ज है, इस पे चार्ज है ऑलरेडी, चारों फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब मुझे मेरा मकसद है इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना, यानी फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। अब मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, मतलब एक बॉडी है। अब एक बॉडी है, छोटा सा बॉडी है, साइज में बहुत छोटा। साइज छोटा होने से क्या होता है, इंडक्शन का इफेक्ट कम मिलेगा। यही अगर मेटल स्फीयर में छोटा करते करते छोटा कर दूं तो फिर ये अट्रैक्शन की वजह से रिपल्शन होने लगेगा। अब यहाँ पर बेटा सुनिएगा ध्यान से, अब ये जो साइज टेस्ट चार्ज होता है एक तो छोटे साइज का होता है, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव जब सेपरेट हो तो नेगेटिव ज्यादा पास होने से अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है। यहाँ ऐसा ना हो पाए। दूसरा, साइज छोटा। दूसरा, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो, क्योंकि इंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं हो तो इंडक्शन भी नहीं होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कराते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं। अब इस चार्ज जैसे हल्का फुल्का अगर इंडक्शन होता भी है, हल्का फुल्का इंडक्शन होता भी है, तो फोर्स पे हम बोलते हैं ओवरऑल कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पास आने से नेगेटिव बहुत सारा रहेगा। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो ढेर सारे नेगेटिव यहाँ आ जाते, तो फोर्स जो है इधर की तरफ, पता चला कि फोर्स जो है इधर की तरफ जो है लग रहा है, पॉजिटिव इधर लग रहा है, नेगेटिव पे इधर लगने लगा, ओवरऑल फोर्स जो है कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बेटा इंडक्शन की इस असर को खत्म करने के लिए हम लोग जो है बहुत छोटे साइज का टेस्ट चार्ज देते हैं और उस पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, इंडक्शन का इफेक्ट बहुत ही पुअर से पुअर हो जाए, ताकि फोर्स पर कोई इफेक्टिव चेंज ना आए और हम बोलते हैं यार फोर्स कैलकुलेट हो गया है। अब देखो इस पॉइंट पे हमने +1 कूलम का चार्ज रखा, अगर +1 कूलम नहीं मिला, Q कूलम का चार्ज मैंने रखा। देखो ये डायग्राम में मैंने Q कूलम का चार्ज रखा। तो यहाँ पर अगर फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, सिंपल कहानी है, अगर Q टेस्ट चार्ज है, इस पे फोर्स F लग रहा है, तो फील्ड की इंटेंसिटी यानी E वेक्टर होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और ये टेस्ट चार्ज है। क्यों? इसकी मदद से मैं फील्ड कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। फिर इसे हटा दूंगा मैं इसे, मेरा काम हो गया। मैंने देखा 1 कूलम चार्ज रखा और देखा 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब मैं बोलूंगा हटाओ ये सब ताम झाम, ये टेस्ट चार्ज हटाओ। अब पता चल गया इस पॉइंट पर 10 न्यूटन पर कूलम है। 1 कूलम रखोगे तो 10 न्यूटन, 2 कूलम रखोगे तो 20 न्यूटन, 3 कूलम रखोगे तो 30 न्यूटन। यानी फील्ड की इंटेंसिटी से हमें फोर्स पता चलता है, उस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा। बात समझ में आई? और फील्ड की इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो टेस्ट चार्ज जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर ही फील्ड की इंटेंसिटी होती है। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इसका? ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। आगे चल के बताया जाएगा वोल्ट पर मीटर भी होता है फील्ड के ऐसा यूनिट। कितना ऐसे लिखे
डरना नहीं, बिल्कुल शांत रहना, अपने आप के मन को स्थिर करो, अपने मन को थोड़ा कोशिश करो पढ़ाई पर ध्यान देने की। हेडलाइन दीजिए। चलिए ठीक है।